Hello everyone, welcome to the class. I hope that you must be doing amazing. All my cutie potatoes. I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे and you must be doing amazing. आज के इस वीडियो में जो हम लोग आज करने वाले हैं उसका आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड किया है, तो जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट. बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट Vedantu have 79% off going on all the pro courses because this time we are celebrating 79th Independence Day, and hence we have 79% discount on all the pro courses. So definitely go that and check that out. Okay, so ये सारी चीज़ें हैं बच्चा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, एंड दैट वाज वेदांत इज हैविंग इट्स MVSAT वंस अगेन. सो MVSAT इज बेसिकली मेगा वेदांत स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट जिसमें आप लोगों को एनरोल करना है एंड बहुत सारे गिफ्ट स्कॉलरशिप टेस्ट में 100% स्कॉलरशिप ऑन ऑलमोस्ट ऑल द कोर्सेज, आईपैड, आईफोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो भी फ्री में. कुछ नहीं करना है, एक फॉर्म का लिंक गिवन है, वो फॉर्म फिल करना है एंड देन यू आर गुड टू गो एंड देन वेट फॉर द मैजिक टू हैपन. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर बच्चा. एंड चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी इसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. बहुत सारी जो भी बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं वो भी हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल हम लोग ने सब कुछ कवर करा है. वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू समराइज थिंग्स. और आज जो हम लोग इसके आने वाले टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा देखते हैं. अगर आप कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वन शॉट इज देयर. पार्ट्स में भी मैंने आपको वीडियो करा दिया है एंड आज हम ये वाले सेशन में इसका क्वेश्चंस करने वाले हैं. ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सारे बच्चों को सारी चीज़ें सॉर्टेड नज़र आ रही होंगी. एंड करते हैं शुरू, है ना, हमारा क्लाइमेट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1. अब इसमें आपको क्या दिया हुआ है, लेट्स ट्राई टू रीड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. राइट नेम्स ऑफ स्टेट एंड रीजन इन अप्रोप्रिएट कॉलम्स. अब देखो कितने सारी चीजें गिवन है. लाइक बिहार इज गिवन, गुजरात यू डिड रियो ग्रांडे नॉर्डो, एंड देन यू हैव सांता कैटरीना, गोवा इज देयर, वेस्टर्न आंध्र प्रदेश, हिमालयास, एंड बहुत सारे मिक्स ऑफ ब्राजील एंड मिक्स ऑफ इंडिया के एग्जाम्पल्स गिवन है, राइट. अब आपसे ये पूरा कॉलम पूछा है जहां पर हाई रेनफॉल इंडिया में होती है, हाई रेनफॉल ब्राजील में होती है, हाई रेनफॉल मॉडरेट कहाँ पर होती है, ये सारा चीजें बच्चा हमें यहाँ पर फिल करना है. बेसिक बेसिक सी हमारी डिटेल्स है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर फिल करेंगे एंड देन विल गेट स्टार्टेड विद दी क्लास. ओके, चलो. तो जब अब देख लो मैंने ये आपके लिए बिल्कुल सॉर्ट कर दिया है, ये आपके एग्जाम में एज इट इज आएगा. अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर आपको हाई रेनफॉल, अरे अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर आपको हाई रेनफॉल नजर आएगी. एंड वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालयाज, गोवा में हाई रेनफॉल होती है. वी ऑल नो दैट बिकॉज इधर ही सदर्न जो आने वाला साउथ वेस्ट मानसून है उधर ही हिट करता है. अब आया याद, कलेक्ट कर पा रहे हो. हाई रेनफॉल इधर होती है जहां पर हमने ये पूरा ब्राजील वाले पार्ट में सारी चीजें कवर करी थी. मॉडरेट रेनफॉल ऑब्वियसली मतलब ठीक ठाक रेनफॉल होती है हमारे बिहार, ईस्टर्न महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल वाले एरिया में. एंड सेम मॉडरेट रेनफॉल ब्राजील के इन वाले जो है सिटीज में होती है, स्टेट्स में होती है. लो रेनफॉल एरिया हमारे इंडिया में ये लिखा हुआ है इधर, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड वेस्टर्न आंध्र प्रदेश, जहाँ जो कि ऑब्वियसली हमने इंडिया का लिया है. बाकी आपको इंडिया का तो इवेंचुअली याद हो जाएगा, इसको याद करने में इनिशियली प्रॉब्लम होगी बिकॉज थोड़े डिफिकल्ट नाम होता है. बट आप जब रिपीटेडली सारी चीज़ों को करते रहोगे, इसका शॉर्ट ट्रिक कुछ ना कुछ बनाते रहोगे तो आप इजीली कर लोगे. ठीक है, तो ये बचा जो है हम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन था, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ये किसी भी फॉर्म और शेप में आ सकता है, हम इसको वीक क्विज में भी करेंगे. चलो लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपके स्क्रीन पर ये रहा. अच्छा चलो जल्दी से बताओ फटाफट से. स्टेट वेदर राइट और रॉन्ग, रीराइट द रॉन्ग सेंटेंसेस. द फैक्ट दैट ब्राजील लाइज on the equator affects its climate in a big way. Have I not told you this multiple times during a class? मैंने क्या आपको ये नहीं बताया है? मैंने आपको ये बहुत ही ज़्यादा बार बताया है दैट कोई भी जगह का क्लाइमेट अगर इक्वेटर है उसके पास तो उसको बहुत ही ज़्यादा तरीके से उसको इफेक्ट करेगा. ये एक नो ब्रेनर क्वेश्चन है, ये मैंने आपको कितनी बार रिपीट किया है कि अगर कोई भी जगह, ये हमारा वो अर्थ है, दिस इज द इक्वेटर विच डिवाइड द एंटायर अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स. एंड इक्वेटर पर जो भी कंट्री स्टेटेड होगी, जो भी सिचुएटेड होगी बच्चा, वहां पर उसका क्लाइमेट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा. सो ये स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू यू इज ट्रू और फॉल्स, लेट मी नो फटाफट से. आपको क्या लगता है, इज इट ट्रू और फॉल्स? ये एब्सोल्युटली 100 and 1000 करेक्ट राइट स्टेटमेंट है. ऑल गुड, चल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड ब्राजील हैव द सेम सीजन एट द सेम टाइम.
शायद इसीलिए हम इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। नहीं नहीं, जब ब्राजील में गर्मियाँ होती है तो हमारे पास कड़ाके की ठंड हो रही होती है, अलग होता है। हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या चीज़ पढ़ी थी, जल्दी से बता दीजिए। इंडिया एंड ब्राज़ील हैव द सेम सीजन एट द सेम टाइम। ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली गलत है, बिकॉज इंडिया एंड ब्राज़ील हैव डिफरेंट सीजन एट द सेम टाइम। ये पूरी स्टोरी हमने ऑलरेडी हमारे चैप्टर में करी हुई है। चलो लेट्स क्विकली डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से बताओ। इंडिया फेसेस ट्रॉपिकल साइक्लोन फ्रीक्वेंटली, डज दैट हैपन? यस, क्योंकि इंडिया के पास ट्रॉपिकल एरिया है। वी ऑल नो दैट। इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और इंडिया में बच्चा ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इंडिया में फ्रीक्वेंटली, वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली वी हैव बीन सीइंग, यहाँ पर ये जो एरिया होता है यहाँ पर फ्रीक्वेंटली साइक्लोन्स आते हैं। वी ऑल नो दैट, बिकॉज ये हमारे साइक्लोनिक जो हैं कंडीशंस को बनाने के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जगह। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से मुझे बताना है आप लोगों को। ब्राजील गेट्स अ लॉट्स ऑफ रेनफॉल बिकॉज ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। क्या ये बात सच है? हाँ, सच बात है। नहीं तो पता नहीं, याद नहीं आ रहा। अरे याद करो थोड़ा तो, कुछ तो मैंने आपको इतना अच्छे से पढ़ाया है, सारी चीजें आपको रिवाइज कराई हैं। चलो पढ़ लेते हैं इसको एक बार। देखो, ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली रॉन्ग है, बिकॉज वो तो इंडिया को इफेक्ट करता है ना। ये वाली जो हवाएं होती हैं बच्चा, बिकॉज ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही होती है। और ये मैंने आपको बताया भी कि हाउ आर वी सपोज टू फाइंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन, है ना। ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझाया है कि हमें साउथ वेस्ट डायरेक्शन मिलती किधर से है। सो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ब्राजील गेट्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड इंस्टेड ये जो लिखा है ये इंडिया के बारे में लिखा है, हेंस दिस स्टेटमेंट इज पर्टिकुलरली रॉन्ग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। गिव जियोग्राफिकल रीजंस, क्यों हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड्स के पास काफ़ी कम रेनफॉल आती है। मैम अब हमें ना इसका पता तो है आंसर कैसे लिखना है, और हमें आपने समझाया भी था दिस दिस हैपेंड एंड दिस इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग, और ये बहुत सालों से हो रहा है और ये इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन हमें तो ये समझ में भी नहीं आता है कि हाउ वी आर सपोज टू राइट दिस पर्टिकुलर आंसर इन आर क्वेश्चन, मतलब हम आंसर शीट में कैसे लिखे। ऐसे लिखेंगे जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने वाले। चलो ध्यान से पढ़ते हैं, एक एक वर्ड को वील डिस्कस एंड सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझेंगे। नाउ इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, गिव द रीजंस, आपको जियोग्राफिकल रीजन देना है कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पर क्यों कम बारिश होती है। हाँ हमें पता है वो रेन शैडो एरिया होता है इसलिए नहीं होती ये वो, लेकिन ऐसा लिखने से मार्क्स थोड़ी मिलेंगे, ऐसे लिखने से मार्क्स मिलेंगे। देखो अब इसने बच्चे ने क्या करा है, मतलब व्हाट दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ राइटिंग द आंसर। ब्राजील गेट्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ठीक है बच्चा, हमारा क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहाँ पर पता करनी है, दैट इज ब्राजील क्या है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से उसको रेनफॉल मिलता है। हाँ अभी तो हमने पढ़ा प्रीवियस क्वेश्चन में, तो यही लिख देते हैं, मार्क्स तो मिलेंगे क्योंकि रीजन देना है तो थोड़ा तो बैकग्राउंड भी बनाना पड़ेगा ना आंसर का। पार्ट ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड एक्सटेंड अप टू द नॉर्दर्न कोस्ट, बिल्कुल सही बात बैठी है कि जो नॉर्दर्न हाईलैंड्स हैं, जो हाईलैंड्स क्या होते हैं, जमीन से लैंड से थोड़ा हाई होते हैं, दैट आर हाईलैंड। हाईलैंड्स नॉर्थ कोस्ट तक एक्सटेंड हो रहे हैं, एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। द ग्रेट एस्कार्पमेंट एक्ट एज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द winds blowing from the sea, cause orographic type of rainfall in the coastal region। जो ग्रेट एस्कार्पमेंट है उसके इधर ही सारी बारिश हो जाती है, और वो जो ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि एक रुकावट का रोल प्ले करता है, तो सारी बारिश इधर ही हो जाती है। लाइक मान लो कि ये बहुत ऊंची जगह और बारिश इस लेवल तक ही पहुंच पा रही हो, यहीं पर होने वाली बारिश, तो व्हाट विल इवेंचुअली हैपन कि ये वाला एरिया तो ड्राई रह जाएगा, सिंपल सी बात है। और अगर जो जो भी एरिया हाईलैंड के दूसरे साइड होगा वो एज अ रिजल्ट वहां पर रेनफॉल नहीं होगा, मिनिमल होगा।
Does northeastern part of Brazilian highland receives very less rainfall. This rain shadow area is also called as drought quadrilateral, and this is how you write a perfect answer. This is a definition of a perfect answer. There is an introduction of the question. There is a closing of the question. इसको बोलते हैं closing as in conclusion, और ये main body है. And if you are going to write your answer just like this, so you are halfway there of 100 out of 100 वाला journey. चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से. स्नोफॉल डज नॉट अकर ऑलवेज इन ब्राजील. चलिए बताओ. What do you guys actually think about this particular question? Yes, everyone. Snowfall does not always occur in Brazil. आओ पढ़ते हैं इसको मिलकर. We'll try to understand this particular question. Because of vast latitudinal extent of Brazil, it experiences wide range of climatic variation. Near the equator, it's hot, while tropical type of climate is found near the Tropic of Capricorn, which is the temperate area. Also, उसके नीचे तो बहुत ठंडी भी होती है इन लोगों के पास. बच्चा अब जैसे मान लो कि हमारा ब्राजील का मैप है और कोई भी चीज़ जो इक्वेटर उसके बीच से जा रही है ना, तो इक्वेटर भी उसके क्लाइमेट को इफेक्ट करेगा. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वाला एरिया भी यहाँ पर टच हो रहा है, तो बेसिकली इसको सबको ही तो इफेक्ट कर रहा है. एंड जब इसको सबको इफेक्ट करेगा तो इसका बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा. कंसिडरिंग द टेम्परेचर इन ब्राज़ील, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज हॉट व्हाइल द टेम्परेचर इन द सदर्न आर कंपैरेटिवली लोअर. कंसिडरिंग द टेम्परेचर इन ब्राज़ील, द नॉर्दर्न पार्ट इज हॉट. सेम ही लिख दिया है यहाँ पर. इसका बाकी का आंसर ये रहा. स्नोफॉल डज अकर बट इन ओनली इन दी कन्फाइंड एरियाज, वो भी कभी कभार. और स्नोफॉल अगर, अरे भाई ये भी रिपीट हो गया. स्नोफॉल कभी कभार आता है और ये एक रेयर फिनोमिना है जो हमने चैप्टर में बहुत बार पढ़ा है. तो वहां पर कंडीशन ही नहीं बनती है. कभी कभार हाँ पोलर एरिया से हवा आती है तो कंडीशन बन जाती है, और यहाँ पर बच्चा आपको देखने को मिलेंगी सारी चीजें. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है. कॉन्वेक्शनल रेनफॉल जो है, इट इज अ टाइप ऑफ रेनफॉल, राइट? वी ऑल नो दैट. इंडिया में प्रोमिनेंट ही नहीं है. कॉन्वेक्शनल रेनफॉल इंडिया में प्रोमिनेंट नहीं है. क्या मतलब होता है इसका? कॉन्वेक्शनल रेनफॉल होता है एक ऐसे हाई और लो टेम्परेचर से मिलना जो इंडिया में जिसकी कंडीशन नहीं देखने को मिलती है. ठीक है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बाय रीडिंग दिस. देखो, कॉन्वेक्शनल रेनफॉल बहुत ही ज्यादा एक ऐसे जगह के फीचर है जो इक्वेटोरियल रीजन में होता है, और इक्वेटोरियल जाता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील के, ना कि इंडिया के. Due to intense heat, here the air expands and rises upwards. As the air goes upward, it cools down and condensation occurs and clouds are formed. This leads to convectional rains every day. This particularly means कि जिसके पास equator is equal to equatorial climate, and since India does not go through equator, इंडिया के पास एग्जैक्टली इक्वेटर नहीं है. इंडिया के सदर्न पार्ट पे इक्वेटर दिखाई दे सकता है, उसका इफेक्ट दिखाई दे सकता है, बट इंडिया के किसी भी पोर्शन से इक्वेटर टच नहीं करता है. लेकिन टच करता है ब्राजील को, और बचा जहां पर आपका इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है उधर ही कॉन्वेक्शनल रेनफॉल होती है. वो हवा, वो जो ऊपर उठती हुई हवा है, दैट विल एक्सपैंड, वो ठंडी होगी, बादल बनेगा और बारिश हो जाएगी. इंडिया में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज इंडिया में बहुत सारी जगह पर हीटिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है. ये सारी जो है कंडीशन बच्चा इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं. दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर. इंडिया में सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट रेनफॉल होती है वो साउथ वेस्ट मॉनसून से होने वाली रेनफॉल है, एंड दैट इज कॉज्ड बाय ओरोग्राफिक रेनफॉल. ऑल राइट एवरीवन. सो बच्चा, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर वेरी वेरी क्लियरली. हमारे यहाँ पर पहाड़ों से टकराकर, किसी ऑब्स्ट्रक्शन से टकराकर बारिश होती है. किसी चीज से टकरा के यहाँ पर बारिश हो रही है, दैट इज ओरोग्राफिक, एंड मेजरली माउंटेन से टकराकर. ओके, चलो. सो ये हमारे इंडिया में कॉन्वेक्शनल कंडीशन नहीं बन पाती है, ये बनती है ब्राजील के पास. उसी तरीके से जिस तरीके से ब्राजील के पास साइक्लोन्स नहीं बन पाते, लेकिन इंडिया के पास साइक्लोन बन जाता है. सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस एंटायर थ्योरी एंड साइकिल ऑफ थिंग्स हैपनिंग ऑल अराउंड. ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत ही ज्यादा रेयरली अकर करते हैं. बताओ जल्दी से आंसर. What do you guys actually think about this particular question? क्या लगता है आपको? ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर रेयरली इन ब्राजील.
क्या ये बात सही लिखी है? चलो आओ पढ़ लेते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या करते हैं? बहुत ही रेयरली अकर करते हैं, ये बात बिल्कुल सही लिखी है। बट हाउ वी आर सपोज टू राइट आंसर, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। In the coastal region of Brazil near the equator, difference in temperature are negligible. ठीक है, क्या बोल रहा है आपसे कि कोस्टल एरिया जो भी ब्राजील के इक्वेटर के पास होता है वहां पर टेम्परेचर का डिफरेंस नेग्लिजिबल होता है, यानी कि इट इज ऑलवेज लाइक 19-20, इट इज नेवर लाइक 19 और 10। ठीक है, सो इट इज ऑलवेज मतलब डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है। और ये जो यहाँ पर हवाएं होती हैं बिकॉज वो वर्टिकुलरली मूव कर रही होती हैं, एंड व्हाट इज वर्टिकल, बच्चा वर्टिकल इज लाइक दिस। ओके, now when the air is moving in the vertical direction, similarly यहाँ पर कॉन्वर्जन जोन नहीं बन पाता है, और जहां पर कॉन्वर्ज नहीं हो पाएंगी हवाएं वहां पर बच्चा क्या होगा, मतलब हवाओं को मिलने के लिए सेम डायरेक्शन से आना पड़ता है, एंड दे व्हेन दिस एंड दिस विल हैपन इट विल लीड टू दिस पर्टिकुलर थिंग। बेसिकली आपको ऐसे ऐसे एंड ऐसे 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 सिचुएशन बनानी है, और वो सिचुएशन कैसे मिलेगी, जब दोनों तरफ से सेम चीजें सेम डायरेक्शन में हो रही होगी। लेकिन यहाँ पर वर्टिकल तरीके से चीजें होती हैं, तो उसी की वजह से साइक्लोन का ये जो गुल 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 घूमने होता है वो नहीं बन पाता, और इसीलिए ब्राजील में आपका साइक्लोन नहीं बनता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को बहुत ही क्लियरली 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 याद रखना है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, और इसके बिना तो आप आंसर नहीं लिख पाओगे फिर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन मेनाउस। अब आप मुझे खुद बताओ कि ये कौन सी जो है मेनोस जो है, जो कहाँ है, ब्राजील इंडिया में तो हमने कुछ सुना नहीं। तो इंडिया में जो सिटी है, इंडिया सॉरी ब्राजील में ये जो सिटी है, इसमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस क्यों रहता है? नहीं, इसमें सॉरी क्यों नहीं रहता है, आप देखो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि नॉर्थ ऑफ ब्राजील और बहुत ही ज़्यादा पास है इक्वेटर के, और ये परपेंडिकुलर इसको कॉन्टिन्यूसली क्या मिल जाता है बच्चा, पूरा दिन इसको सन मिलता है ऑलमोस्ट, और इसको कॉन्वेक्शनल रेनफॉल भी ऑलमोस्ट एवरीडे मिलती है। सो यहाँ का क्लाइमेट ज़्यादातर हॉट और ह्यूमिड रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो पाता है, बिकॉज सन इज एक्चुअली कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट। इक्वेटर पर कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूसली सन आ रहा है। इट इज नॉट लाइक कि हमारे इंडिया में नॉर्दर्न इंडिया में सन 10-10 दिन तक, एक एक महीने तक दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर हो गया। इधर ऐसा नहीं होता है, इधर रोज़ बादल बनता है, रोज़ बारिश हो जाती है, रोज़ बादल बनता है, रोज़ बारिश हो जाती है। और जहाँ पर ऐसा होगा तो वहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा, ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इजी टू बी अंडरस्टूड, एंड लेट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question says India receives precipitation from the northeast monsoon winds too. आपका इस बारे में क्या कहना है? India receives precipitation from northeast monsoon winds too. मतलब हम लोगों को एक तो मिलता ही है इधर से, जब हम ये वाले इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कौन सी एयर आती है, कौन सी विंड आती है, साउथ वेस्ट मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून आती है, सही बात है। लेकिन हमारे इंडिया में कुछ जो ये जिसको हम रिट्रीटिंग मॉनसून मिलती है, जो विंटर रेनफॉल लेके आता है तमिलनाडु में, है ना, पढ़ा है ना हमने ये पूरा कहानी। ये जो रिट्रीटिंग मॉनसून होता है, इसको हम, ये वही हवाएं होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, रिट्रीटिंग मॉनसून। वो मॉनसून जो रिट्रीट करे, इट इज गोइंग बैक, और एक किधर आता है, हमारे नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज हमने पढ़ा है, हमें नॉर्थ डायरेक्शन पढ़नी आती है। ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा ईस्ट है, और दोनों को हम प्लस कर देंगे तो इट विल बिकम नॉर्थ ईस्ट। सो नॉर्थ ईस्ट से वापस जाने वाली हवाएं इंडिया में प्रेसिपिटेशन, एज इन प्रेसिपिटेशन अनदर नेम ऑफ रेनफॉल ओनली, इंडिया में रेन लेके आती हैं। आओ पढ़ते हैं। एंड मतलब आई हैव नेवर प्लान टू बिकम अ टीचर। ठीक है, दिस इज माई वेरी वेरी पर्सनल स्टोरी। आई was out of this field. I have had not degrees to become a teacher. Later on, I pursued so many degrees, but I've always wanted to do something else. I have chosen some other field, but that did not work out in my favor. And hence, when I started teaching, I realized that I am actually meant for teaching. And even my name, which is Varsha, which in English means rain, is actually oriented me to this particular, teaching profession and this particular subject. Although the fact that I have only studied humanities only in my 11th and 12th and my graduation and all those degrees, मैंने हमेशा humanities का ही पढ़ाई किया, but I never wanted to be, कि ऐसे professionally it was not in my, कि I just बचपन से I wanted to become, no. But when I became a teacher, I loved,
everything that came along with a teaching profession. But now since I realized that I was actually distracted, मुझे मैं जो कर रही थी उसमें कभी खुशी नहीं होने वाली थी। वो मेरा ड्रीम था, वो हो जाता ठीक है, आई वुड नॉट हैव बीन सेटिस्फाइड, बिकॉज बाय माई नेम आई रियलाइज कि आई मेंट फॉर दिस ओनली। दिस वॉज समथिंग दैट कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आपको कुछ चाहिए होता है तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। सो आई वॉज डूइंग समथिंग एल्स इन द डिफरेंट फील्ड एंड देन आई केम हियर। एंड सोचो, मतलब मेरा नाम ही जो है वो ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री एंड ऑल दैट की फील्ड के लिए बना हुआ था। देन आई रियलाइज एवरीथिंग इज प्री डेस्टिनीड, एवरीथिंग इज लाइक प्लान्ड बाय गॉड एंड एवरीथिंग। तो होती हैं ऐसी चीजें, हिट करती है कभी कभी। चलो बच्चा, अब हमने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिया, बहुत बात हो गई। इंडिया रिसीव्स प्रेसिपिटेशन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स टू। इन विंटर सीजन इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉर्थ ईस्ट विंड्स। हाँ, हमें पता है, बिकॉज ये विंड्स जो है ये ठंडी लेके आती हैं अपने साथ हवाएं। वेल ये जब भी बे ऑफ बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में जो है मॉइस्चर पिक कर लेते हैं, जो भी वहां पर होता है, और वो मॉइस्चर लेके हवा के साथ थोड़ा सा सदर्न कोस्ट, ईस्टर्न वाला सदर्न कोस्ट पर जाने लगते हैं और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बारिश करते हैं। सो यस, ये बात सही लिखी है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो डेफिनेटली हमारे इंडिया में प्रेसिपिटेशन एज इन रेन लेके आती हैं। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बढ़ते हमें क्या पता चला, डिस्क्राइब द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको बच्चा डिस्क्राइब करना है, मतलब कि फुल टाइम लेके आपको चीजों को बताना है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द चेंजेस अकरिंग इन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया while going from south to north. Now once we see कि हमें साउथ से नॉर्थ की तरफ जाना है तो we have this one particular thing in mind कि ठंडी बढ़ेगा भाई साहब। ठंडी तो बहुत जल्दी बढ़ेगा, क्योंकि as soon as हम इक्वेटर से नीचे ऊपर 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 जाएंगे तो फिर तो आपको ठंडी बढ़ेगा। लेकिन हमें क्या इतना ही करना ही रे, हमें इसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हमें बच्चे इसको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चलो आओ आंसर देखते हैं। आंसर को देखते देखते हमें बहुत सारी चीजें समझेंगे। इंडियाज क्लाइमेट इज ऑफ मॉनसून टाइप बट देयर इज डाइवर्सिटी इन क्लाइमेटिक कंडीशन, बिकॉज इंडिया का भी लैटिट्यूडनल और एल्टीट्यूड से ही हम किसी भी जगह का सर्दी गर्मी सब कुछ सीजनल वेरिएशन बता सकते हैं। हाँ, सिंपल इसी तो बात है ना, बिकॉज जब भी हमारा लैटिट्यूड ऊपर होगा, जब भी हमारी एल्टीट्यूड ऊपर होगी तो टेम्परेचर विल ऑलवेज डिक्रीज, कम होगा। एज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू मिडिल ऑफ इंडिया, इसीलिए इंडिया को ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। बिकॉज ये देखो ना, ये हमसे बोल रहा है कि ये लाइन जा रही है आपके इंडिया से और ये वाला सब ट्रॉपिकल होगा, ये ट्रॉपिकल लाइन है और ये ट्रॉपिकल हो जाएगा। हमने बोला ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, ये हमारा ट्रॉपिकल इंडिया है जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। यहाँ पर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, थोड़ी थोड़ी ट्रॉपिकल से मिलती है लेकिन वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है। The tropical region receives nearly vertical rays of sun and the temperature increases as we move towards the south. जो हमारा क्या एरिया बच्चा, जो हमारा बहुत ज्यादा ट्रॉपिकल रीजन है वहां पर वर्टिकल से सन की रेस पड़ती है, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं टेम्परेचर भी बढ़ते जाता है। बट सब ट्रॉपिकल एरिया में समर ज्यादा ठंडी होती है, सॉरी समर बहुत गर्म होती है और विंटर बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है, बिकॉज वहां पर मॉडरेशन करने के लिए पानी अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है। सो हिमालयाज यहाँ पर नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में लाई करते हैं, वो हमें ठंडी हवाई से बताते हैं जो नॉर्थ से आ रही होती है, और जो भी साउथ वेस्ट मानसून से आ रहा होता है बच्चा वो यहाँ पर हमारे यहाँ पर साउथ वेस्ट रेनफॉल भी करता है। In the major parts of India, precipitation is in form of rainfall, but in Himalayas it is in the form of snowfall. क्यों हो रहा है स्नोफॉल हिमालयाज में? होना तो वो बरसना ही चाहता है पानी, बट वहां पर इतनी ज्यादा ठंडी होती है कि वो बर्फ नहीं पाता है, वो मतलब क्या बन जाता है, स्नोफॉल बन जाता है, वो बर्फ बन जाता है। तो वो मेल्ट होना चाहता है, बट 0 डिग्री से भी कम वहां पर टेम्परेचर होता है, वो फ्रीज हो जाती हैं चीजें। ठीक है। इवेंचुअली वो ग्लेशियर बन जाएगा और फिर वो पिघल जाएगा। तो ये पता ही हमारी सारी चीजें। चलो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया, विल ट्राई टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज वेल। चलो बढ़ते हैं आगे एंड समझेंगे चीजों को। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयाज एंड द इंडियन ओशन विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। आपको क्या लगता है हिमालयाज का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए, और इंडियन ओशन का इम्पोर्टेंस क्या है? दोनों ही हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। वी हैव डन ऑल दीज क्वेश्चन बहुत बढ़िया से करे हमने ये क्वेश्चन, यस करे हैं, बहुत अच्छे से करे हैं। चलो पढ़ते हैं। देखो, जब भी हम इसको पढ़ेंगे तो इंडियन ओशन एंड द हिमालयन रेंजेस exert a great influence on climate of India and origin of the monsoon.
जो हमारा इंडियन ओशन है और हिमालयन रेंज है, मतलब हिमालय माउंटेन्स है, वो इंडिया के क्लाइमेट पर काफ़ी ज़्यादा ग्रेट इन्फ्लुएंस करते हैं, ऑल्सो मॉनसून को भी अटैक करते हैं अपनी तरफ। देखो, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर इन समर एक लो प्रेशर क्रिएट होता है पंजाब प्लेन्स पर, थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान। एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर एरिया बनता है इंडियन ओशन में, और इसके दोनों के वजह से हवाएं उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और मेन लैंड इंडिया पर पहुंचती हैं। जब ये मॉइस्चर से भरी हुई इंडिया में आती हैं हवाएं, और इंडिया की किसी भी चीज से वो जब भी टकराती हैं बच्चा, तो क्या होगा, बारिश होगी भयंकर। जैसे ये हवाएं हिमालयाज की तरफ मूव करती हैं तो नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शन हिमालयाज मिलते हैं, और जब भी किसी चीज से टकराकर बारिश होती है तो उसको हम लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं कि नहीं कहते? यस, वी कॉल इट एज ओरोग्राफिक रेनफॉल। Later, these winds retreat from the Himalayas and move from the northeast towards the Indian Ocean and brings rainfall to the most part of the peninsula. Also, severe cold winds जो हैं वो नॉर्थ से हिमालयाज को रोक लेती हैं, हिमालयाज रोक लेते हैं और इंडिया को मतलब ठंडी हवाओं से बचा लेता है। अगर ये ठंडी हवा इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में आ जाती तो इंडिया आज इंडिया जैसा नहीं दिखता, एकदम ड्राई स्टेट होता, ड्राई इन दी सेंस डेजर्ट होता। ठीक है, सो दीज प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये एक तो हमारे पास मानसून लेके आता है और एक हमें बहुत ज़्यादा ठंडी हवाओं से बचाता है। अगर वो ठंडी हवा इंडिया में आ जाती तो सब कुछ एकदम रेगिस्तान बन जाता, कोई वेजिटेशन इंडिया के पास नहीं होती। ठीक है बच्चा, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव अहेड विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ ब्राजील। ब्राजील के क्लाइमेट को कौन इफेक्ट कर रहा है? आप कर रहे हो, मैं कर रही हूँ, कौन कर रहा है? चलो बताओ जल्दी से, यू गाइज हैव टू टेल मी। वो डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ ब्राजील। क्लाइमेट ऑफ ब्राजील को कौन इफेक्ट कर रहा है? चलो इसका आंसर भी थोड़ा सा हमारे पास है अच्छा खासा, सो वील ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक एक करके हम इसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। Brazil experiences wide range of climatic variation due to its vast latitudinal extent, proximity to the equator, presence of the Atlantic Ocean and the Great Escarpment। बच्चा ये हमने पढ़ी लिया है, पूरी ये चीज़ें डिटेल में चीज़ें हमने ये देखी ली हैं। इनके अलावा आप लोगों को मतलब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं चाहिए, राइट? जो मैं आपको शुरू से सेशन में इतने बारी बताई हूँ ऑलरेडी। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील नियर द इक्वेटर इज हॉट, सही बात है। वाइल टेम्परेचर टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड नियर दी टेम्परेट, जो है वो हमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में मिलता है। टेम्परेट कैसा होता है? ठंडा, ठीक है, दैट इज कोल्ड। लेकिन ट्रॉपिकल गरम, हॉट। ओके, ब्राजील को मिलती है हवाएं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड से और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से, जो कि अटलांटिक ओशन से उसके पास आ रही होती है। ये भी हमने बहुत डिटेल में करा है। अब कॉन्वेक्शनल रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज इक्वेटर के पास ऐसी सिचुएशन बनती है कि वहां पर कॉन्वेक्शनल रेनफॉल हमें देखने को मिलती है। वी जस्ट कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। हम उसके बारे में बच्चों कुछ नहीं कर सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। ओके, वेयर एज द स्कार्पमेंट में हमें क्या मिलता है? ऑरोग्राफिक रेनफॉल मिलती है। तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ब्राजील के क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, चाहे वो इक्वेटर के पास होना हो, चाहे वो ग्रेट एस्कार्पमेंट का प्रेजेंट होना जिससे ऑरोग्राफिक रेनफॉल होती है, चाहे वो हाईलैंड का वो एरिया हो जहां पर रेनफॉल नहीं होती है, हाईलैंड के पीछे वाला हिस्सा हो जहां पर बारिश ही नहीं पड़ रही है। और इसी के वजह से यहाँ पर हमें ड्रॉट क्वाड्रिलेटर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इक्वेटर पास करता है थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील, सो द टेम्परेचर इज वेरी हाई ओवर हियर। एवरेज टेम्परेचर देखें तो अमेजोन में 25 से 28 डिग्री रहता है। क्लाइमेट काफी कूल रहता है हाईलैंड्स में, और टेम्परेचर रहता है सदर्न पार्ट्स में काफी कम, बिकॉज वो ज्यादा पोल्स के पास हो जाता है, वो टेम्परेट एरिया में चले जाता है। तो जो भी चीज़ है टेम्परेट एरिया में वो ठंडी होंगी। कोस्टल एरियाज की बात करें तो डिफरेंसेस इन टेम्परेचर नेग्लिजिबल, जो कि हमने पढ़ा भी था। बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू द सी, कोस्टल एक्सपीरियंस काफ़ी बिल्कुल माइल्ड होता है, एकदम ठंडी गर्म सेम सेम सी रहती है, जैसे कि मुंबई में आपको पता ही है। द विंड मूव इन द वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पर घूमती, सिमिलरली कॉन्वर्जेंस जोन नहीं बन पाता है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन एक बहुत ही रेयर फिनोमिना होता है। बेसिकली वही सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी थी वही 5 मार्क्स में इन्होंने हम लोगों को चिपका दिया है, लेकिन आप लोग इनको 1 मार्क 2 मार्क्स 3 मार्क्स में भी कर लोगे तो भी फिर भी कुल मिला के आपको ब्राज़ील की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी लिख दे रही है इसमें, है ना? जो भी हमने चैप्टर में ब्राज़ील के बारे में पढ़ा है वो आपको सारा लिख देना है। चलो नेक्स्ट हमारे पास आ गया है लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, एंड ये तो बच्चा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इसमें तो हम लोग ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ही रिवाइज करने वाला है।
ठीक है, इस वाले पूरे के पूरे पोर्शन में वी विल बी ट्राइंग टू डू द एंटायर चैप्टर का रिविजन, बिकॉज पूरे एंटायर चैप्टर में हर एक बात में हवा, क्लाइमेट, टेम्परेचर, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हर एक पॉइंट पर जाके क्या किया जा रहा है। एट द एंड ऑफ द डे क्लाइमेट की बात हो रही है और दो लोगों की बात हो रही है, दो कंट्रीज की। चलो देखो, इंडिया के पास मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, वी कैन नॉट डिनाई दैट। एंड मानसून का मतलब होता है सीजन, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर मानसून इज बेसिकली सीजन। और इंडिया के पास जो क्लाइमेट है वो सीजनल है। सम ऑफ द टाइम वी हैव डिफरेंट सीजन, सम ऑफ द टाइम वी हैव डिफरेंट सीजन, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी धूप, कभी बहुत ही ज्यादा अलग अलग सीजन देखने को मिलते हैं। ठीक है, ब्राजील के पास ट्रॉपिकल क्लाइमेट नॉर्थ में है और टेम्परेट साउथ में है। क्या ये आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है? मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। अर्थ को समझने के लिए बहुत सारे लाइंस में डाला हुआ था। ये वाला जो एरिया होता है बच्चा, टेम्परेट एरिया होता है, ये ट्रॉपिकल एरिया होता है। सेम गोज विद आप, ये टेम्परेट एरिया नहीं, ट्रॉपिकल एरिया होता है, ये टेम्परेट एरिया होता है, ये इक्वेटर होता है। ठीक है, ये क्या होता है बच्चा? ये इक्वेटर होता है, बहुत ही बढ़िया। और ये इक्वेटर से ये वाली साइड ज़्यादा ठंडी होती है। तो ब्राज़ील ना दोनों के बीच में लाई करता है, और बीच में लाई करने की वजह से उसके ट्रॉपिकल भी देखना पड़ता है और उसको टेम्परेट एरिया का क्लाइमेट भी देखना पड़ता है। ठीक है, ये मैंने आपको क्लास में थोड़ा और डिटेल में पढ़ाया, तो आप क्लास भी जाके देख लो। सेकेंड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? The southern part of India lies in tropical region, so the temperature is high in the south and comparatively low in the north. The temperature decreases from south to north. ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? इंडिया में सदर्न पार्ट में ट्रॉपिकल है, बिल्कुल बढ़िया है। टेम्परेचर हॉट रहता है, बिल्कुल हाई रहता है साउथ में, और नॉर्थ में कम रहता है, बिकॉज जितना हम ऊपर जाएंगे उतना कम टेम्परेचर होता है। और टेम्परेचर हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ क्या होता है? डिक्रीज होता है, माइनस में जाता है। मतलब अगर यहाँ पर 38 होगा तो इधर तक पहुँचते पर 25 एंड 15 एंड बहुत 12 बहुत ऊपर चले जाएंगे तो -1 भी मिल जाएगा इजीली। ओके, नाउ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील की बात करें तो ट्रॉपिकल एरिया में है, टेम्परेचर हाई रहता है नॉर्थ में और कंपैरेटिवली लो रहता है साउथ में। और इनके पास भी बचा नॉर्थ टू साउथ, कभी भी आप नॉर्थ टू साउथ जाओगे, कभी भी आप क्या है, हमेशा नॉर्थ से यहाँ पर साउथ की तरफ जाने से टेम्परेचर आपका इनका ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इनका डायरेक्शन नॉर्थ थोड़ा ऊपर है और ये साउथ में जाएंगे तो इनको थोड़ा सा, क्योंकि इक्वेटर से दूर जा रहा है ना, इसलिए समझ लेना थोड़ा। यहाँ पर इक्वेटर है, हमारे इंडिया में यहाँ से यहाँ जाना पड़ता है इक्वेटर से दूर। यहाँ से आएंगे तो इक्वेटर के पास से आ जाएंगे ना। मान लो कि दिस इज लाइक, ये यहाँ पर हम लोग तमिलनाडु टच करें, तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर जाना है तो जम्मू कश्मीर में ठंड बढ़ेगा। लेकिन ये लोगों को अगर यहाँ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो फिर इक्वेटर के पास जाएंगे, गर्मी लगेगा। लेकिन दे हैव टू मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, तो ये साउथ में डायरेक्शन में जाएंगे। ये बोलना मत, ये बहुत बेसिक है। दिस इज ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हेन यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर कंसेप्ट। अगर आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ा तो आप भूलोगे ये, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ में कंफ्यूज हो जाओगे। अब ये लास्ट है, इसमें से 5 पॉइंट जरूर लिख लेना अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इंडिया को रेनफॉल किधर से मिलता है? साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून से। ब्राजील की बात करें तो साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से मिलता है। इंडिया रिसीव करता है ऑरोग्राफिक रेनफॉल, ब्राजील रिसीव करता है कन्वेक्शनल एज वेल एज ऑरोग्राफिक, ग्रेट एस्कार्पमेंट हाईलैंड, हमारे यहाँ पर वेस्टर्न घाट एंड ऑल। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, गुजरात, ईस्टर्न साइड हमारे यहाँ पर रेन शैडो एरिया बोलते हैं, और इनके यहाँ पर ब्राजीलियन हाईलैंड जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो रेन शैडो एरिया बोलते हैं जिनको हम लोग। नाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन फ्रीक्वेंट आते हैं और यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन रेयर आता है। एक और चीज लिख सकते थे, बताओ वो क्या चीज हो सकती है? स्नोफॉल। यस, स्नोफॉल यहाँ पर क्या है? फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है, हमेशा ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं इंडिया में बर्फ पड़ती ही रहती है। ओके, लेकिन यहाँ पर बच्चा क्या है, 7th पॉइंट जो हम डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज समथिंग, यहाँ पर जो है रेनफॉल लिख रहे थे, स्नोफॉल रेयर अकर, रेयरली अकर स्नोफॉल, लेकिन इंडिया में स्नोफॉल बहुत ही फ्रीक्वेंटली आती है। एंड दैट वाज प्रीटी मच अबाउट द चैप्टर, बच्चा बहुत ही इजी पीजी सा था। एंड इतना करने के बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा, आपने वन शॉट देख लिया, आपने 5 से क्वेश्चन को देख लिया, आपने ऑलमोस्ट हर लेवल पर इस चैप्टर को, लेवल 1 2 एंड 3, एंड इसके बाहर बस एक वीक क्विज और कर लेंगे इसका। एंड वीक क्विज हम इसका और कर भी चुके हैं, लेकिन एक और बार करेंगे बिकॉज वो आप लोगों ने अच्छा उसमें परफॉर्म नहीं करा था। एज पर माई थिंकिंग आपको और अच्छा इसको बेटर करना है चैप्टर को, तो मल्टीपल टाइम्स जब आप इसका रिविजन करोगे तो आपको वो भी बहुत अच्छे
अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो आज की क्लास में वी विल बी डूइंग दिस मच ओनली। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में जिसमें हमने चैप्टर के वन शॉट जल्दी जल्दी से करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव। एंड अगर चैप्टर की ये पीडीएफ चाहिए रहेगा सेशन का तो टेलीग्राम का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर।